किसान भाई अवशेषों को जलाने के बजाय विभिन्न उपयोगों में ला सके, इस उद्देश्य से भारत सरकार कई नए कदम उठा रही है, जिसमें किसानों की जागरूकता बढ़ाना, उनके लिए किफायती मशीनें उपलब्ध कराना और अवशेषों की बिक्री के लिए नए रास्ते बनाना शामिल हैं। फसल अवशेष के अनेक उपयोग। फसल अवशेष या पराली किसानों के लिए कई प्रकार से लाभदायक है। पराली को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरता काफी मात्रा में बढ़ जाती है। पराली में पाए जाने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर मिट्टी में पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे उत्पादन लागत में तो कमी आती ही है और आग से होने वाली हानि से खेत भी बच जाता है। हमारे किसान भाई चॉपर द्वारा फसल अवशेष को खेत में ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उन पर बायोवेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव, जिसका खर्च 50 रुपए प्रति हेक्टेयर तक ही जाता है, तथा डिस्क प्लाउड से गहरी जुताई कर बेहतरीन खाद में बदल सकते हैं। वे अगली फसल की बुआई के दौरान खेत के एक अलग हिस्से में ही पराली की कंपोस्टिंग करके जैविक खाद बना सकते हैं। फसल अवशेष को खेत में ऐसे ही छोड़ देने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और भूमिगत जलस्तर में ही सुधार होता है। फसल अवशेष पशुओं के लिए उत्कृष्ट चारा होता है, विशेष रूप से गेहूं, जिसमें हरा चारा, बिनौले तथा सरसों की खल को मिलाने पर ये पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में सुधार लाता है। पराली मशरूमों की वृद्धि के लिए एक उर्वर आधार है तथा ये पशुओं के बिछौने और छप्पर के काम भी आती है। फसल अवशेषों की कई उद्योगों में बहुत मांग है। कागज और गत्ता उद्योग के लिए ये लुगदी का बहुमूल्य स्रोत है और ऊर्जा के उत्पादन में ये उत्कृष्ट जैव ईंधन है। आधुनिक मशीनों से फसल अवशेष के प्रबंधन। ट्रैक्टर से चलने वाली हैप्पी सीडर मशीन खेत में फसल अवशेष होने के बावजूद गेहूं व अन्य फसलों की बुवाई कराती है। एसएमएस यानी सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम को कंबाइंड हार्वेस्टर के साथ आसानी से जोड़कर पराली को बारीक काटते हुए मिट्टी पर फैलाया जाता है। ये मशीनें किसानों का समय बचाने के साथ साथ अगली फसल की जुताई, सिंचाई और खाद में 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की आती है। कई अन्य प्रकार की स्वचालित मशीनें जैसे कि रेकर, बेलर, चॉपर व मल्चर फसल की कटाई और अवशेषों को इकट्ठा करने के काम को आसान कर देती है। मशीनों को किफायती बनाया जा रहा है। भारत सरकार कई योजनाओं के तहत किसानों को फसल अवशेष पंजाब में कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए को सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ किसान ऐसी मशीनें किराए पर ले सकते हैं जो न केवल फसल अवशेष को निकालकर उनके गट्ठर तैयार कर देती है, बल्कि धान की ऋतु के बाद सब्जियां व आलू जैसी अन्य फसलें लगाने के लिए खेत को तैयार भी कर देती है। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक किसानों को सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऐसे ऋण दिलाने में मदद कर रहा है, जिनसे वे इन मशीनों की खरीद पर सब्सिडी पा सकते हैं। फसल अवशेष को बेचने के नए रास्ते। अमृतसर में एक चीनी मिल जैव ईंधन के लिए किसानों से सीधे फसल अवशेष खरीद रही है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने हाल ही में बिजली उत्पादन करने वाली अपनी इकाइयों के लिए किसानों से उनके फसल अवशेष उन्नत दरों पर खरीदने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज कई योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, जिनसे किसान उत्पादक संगठन और स्वयं सहायता समूह किसानों से सीधा फसल अवशेष खरीद रहे हैं। प्रगतिशील किसान इन नई योजनाओं को अपना रहे हैं और अपने किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं कि वे फसल अवशेष जलाने के बजाय उन्हें अतिरिक्त आय में बदलें। किसान भाई इन मशीनों का उपयोग कर अपने समृद्ध खेतों से लाभ तो उठा ही रहे हैं,
और साथ ही अपने परिवारों का स्वास्थ्य एवं भविष्य भी सुनिश्चित कर रही हैं। फसल अवशेष प्रबंधन की चुनौतियों को समझते हुए कृषि मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति NPMCR बनाई है, जिसके सुझाव इस प्रकार हैं। अवशेषों को मिट्टी में मिलाना, पदार्थों की पैकिंग में फसल अवशेष का उपयोग, चारकोल गैसीकरण, जैव इथेनॉल उत्पादन, बायोमास आधारित पावर प्लांट, कागज और गत्ता उद्योग, मशरूम उत्पादन, जैविक खाद बनाना, चारा बैंकों का निर्माण, फसलों के क्रम में विविधीकरण, मशीनरी के लिए बैंक से ऋण, कस्टम हायरिंग सेंटर का निर्माण, जैव अवशेष प्रबंधन प्रौद्योगिकी और फसल अवशेष जलाने के खिलाफ उचित कानून का निरूपण एवं कार्यान्वयन। नाबार्ड NAFCC के सहयोग से जलवायु समुत्थानशीलता में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को फसल अवशेष के प्रबंधन में सामर्थ्य बना रहा है। इस परियोजना में विभिन्न उपायों से क्षमता वर्धन करना शामिल है। इनमें से कुछ उपाय हैं: फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने का प्रदर्शन, फसल अवशेषों को खेत में बेहतरीन खाद में बदलना, बैंक से ऋण के माध्यम से लोगों को हैप्पी सीडर, मल्चर, लैंड लेवलर आदि मशीनें दिलाना, पशु आहार बैंकों की स्थापना करना, प्रायोगिक तौर पर फसलों का विविधीकरण, पशु आहार विकास JLG, FPO, किसानों के लिए एकत्रीकरण इकाइयां स्थापित करना, कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना, सहजीकरण केंद्र और स्थानीय उद्यमियों, स्थानीय संस्थाओं, नागरिक समाज के संगठनों आदि के द्वारा स्थानीय स्तर पर जैव ईंधन से आधारित बिजली उत्पादन एवं ब्रिकेट बनाने वाली इकाइयों की स्थापना इत्यादि। आप भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट के यहाँ दिए गए लिंक पर जाकर अधिक जानकारी पा सकते हैं। थैंक यू पृथ्वी। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पहले तो मेरे सभी किसान भाइयों एवं टीम के साथियों को पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज 22 अप्रैल 2023 है और हम जो विश्व में आज अर्थ डे मनाया जाता है और इस बार की थीम आप सबको पता होगा कि हम कैसे प्लेनेट में कैसे निवेश करें, मतलब इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो अपना प्लेनेट कौन सा है? पृथ्वी। तो उसमें हम क्या करें ऐसा जिससे कि जो हमारी पृथ्वी है हम उसको सुरक्षित रख पाए। तो जैसा कि सोलिडार्ड और हम सभी लोग इस पर कार्य कर रहे हैं खेती बाड़ी संबंधी, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आती है जो कि मतलब हमारी खेती से, किसानी से जुड़ी हुई है। वो है पराली की समस्या, या जिसको आप लोग नरवाई बोलते हैं, नरवाई जलाने की समस्या, या उसका कैसे निस्तारण करें वो उसकी समस्या आती है। तो जो हमारे जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों का कृषि चौपाल रबी सीजन, खरीफ सीजन और अब जायद सीजन का ये पहला कृषि चौपाल है। इस चौपाल में हम बात करेंगे कि जो पराली या नरवाई जलाने की समस्या है उससे कैसे निपटा जाए और उसके क्या क्या निदान हो सकते हैं। तो एक अभी हमने वीडियो भी देखा, आप सभी देख रहे थे, जो कि सभी लोग जुड़ जाएं जब तक, तो एक वीडियो भी हम देख रहे थे। ऐसे बहुत सारे वीडियो भी उपलब्ध हैं यूट्यूब पे, लेकिन मेन उद्देश्य ये है आज के इस कार्यक्रम का कि हम सब पृथ्वी दिवस तो मनाएं ही साथ में, और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसी क्रम में ये है कि यदि हम किसानों को मोटिवेट कर पाए कि वो पराली ना जलाकर उसका सही से निष्पादन करके और खेत की उर्वरकता बढ़ाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक बार मैं चाहूँगा सभी टीम मेंबर का फिर से इस कृषि चौपाल में स्वागत है। साथ में इस चौपाल का उद्देश्य ये है कि आप लोगों के विचार साझा हों, आप लोग जो लोकल लेवल स्तर पर जो समस्याएं आती हैं इस समस्या का वो भी शेयर हो और उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं उस पर भी चर्चा हो। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, उसको देखेंगे और उसके बाद फिर अपन चर्चा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि
ये कोई इसका परमानेंट ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशंस है और उनको हम फिर उसको एडॉप्ट करेंगे। ठीक है, मैं एक प्रेजेंटेशन चलता हूँ। सभी को आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। स्लाइड देख पा रहे हैं? प्रेजेंट हो रही है सर। हाँ, चलिए, तो जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे सोलिडार संस्था का जो ध्येय वाक्य या जो जो कोट है वो है चेंज दैट मैटर, कि हम जो भी काम करें, जहाँ भी काम करें, उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आए। तो ये हमारा ध्येय वाक्य है। और जैसा कि आज सभी आप लोगों ने देखा होगा कि आज बहुत ही पावन दिन है। आज पृथ्वी दिवस है, जिसमें हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। और इसके अलावा आज ईद भी है और अक्षय तृतीया भी है, तो सबको उसकी शुभकामनाएं। और जैसा कि विषय है हमारा इस बार का, किसी कृषि में फसल अवशेष, नरवाई, पराली जलाने के दुष्प्रभाव एवं रोकने के उपाय, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम समस्या की बात करें। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि अलग अलग चित्र में मतलब ये फसल अवशेष जलाया जा रहा है। तो फसल अवशेष जलाने का सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है, जो हमारे जमीन में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और साथ में यदि इसको देखेंगे कि कितना, अभी जैसे आप वीडियो में भी देख रहे थे कि 1600 केजी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो कि हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि जो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है, उससे दिल्ली में प्रदूषण कितना बढ़ जाता है। तो ये आज हम इस समस्या पे बात करेंगे। तो बेसिकली इसमें जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो उससे एक शहर के व्यक्ति को नुकसान होता है, लेकिन एक किसान के रूप में किसान को क्या नुकसान होता है वो समझना बहुत जरूरी है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि 1 टन अपन यदि पराली जलाते हैं तो करीब 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 2.3 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटेशियम और 1 किलोग्राम से अधिक सल्फर, सभी मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं, साथ में कार्बनिक कार्बन जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये इनका नुकसान हो जाता है 1 टन से। एक खेत में तो मतलब 100-200 टन तक अपने फसल के हिसाब से उसमें पराली होती है। तो इतना नुकसान हम उठाते हैं। यदि हम इसका यदि हम सही से हम यदि निस्तारण कर लें तो हम जो अपनी नाइट्रोजन या जो खाद डालते हैं उसकी उसकी जो हमारी वो आवश्यकता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस समस्या के ऊपर हम बात कर रहे थे। जैसे एक अभी ये वीडियो भी है, हमारे साथी जी ने शेयर किया था, राम बाबू ने। अन्नदाता धरती माँ पे ये जुल्म ना करियो, पराली ने आग मत लगाइयो। पराली भूमि में मिलाने वाली मशीनों का उपयोग करके भूमि की गुणवत्ता बढ़ेगी, खाद भी कम लगेगी और चोखी फसल भी मिलेगी। जब जब खेत की माटी में पराली को मिलाओगे, अगले साल घना अनाज पाओगे। भारत सरकार बनावा द्वारा देगी मजा। तो इस तरह से बहुत सारे सरकार के और विभिन्न संस्थाओं के प्रयास भी इस दिशा में चल रहे हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि ये कम से कम इसका वो हो, है ना। ये जो अभी आप फिल्म देख रहे थे उसकी लिंक है। फिर जैसा कि मैंने बताया है, ये एक मतलब सिर्फ यदि एक राज्य की बात करें तो पंजाब में ही 7 से 8 मिलियन मीट्रिक टन जो धान का जो वो रहता है, स्टोर रहता है या जिसको नरवाई बोलते हैं, वो जला दिया जाता है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी सर। जी सर, जी जी। आ रही है आवाज।
जी जी। तो जी सर, आ रही है। हाँ, थैंक यू। तो बेसिकली बताने का उद्देश्य ये है कि ये मतलब ऐसा लगता है कि ये पंजाब की समस्या है, लेकिन अभी भी आप एमपी में भी देखेंगे तो कई 8-10 खेतों के बाद आपको एक खेत में आपको काले काले निशान दिख जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें से अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और सल्फर और ऑर्गेनिक कार्बन ये सब जलाने से नष्ट हो जाता है। अ, इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, अपनी ग्लोबल वार्मिंग करती है, जो कहते हैं ना अपना ओजोन परत में छेद हो रहा है, जिसके कारण क्या कहते हैं अपना ये तापक्रम बढ़ रहा है। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, वो चीज हमको यदि हम यदि नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उससे जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघलेंगे और बहुत सारा एरिया हमारा पानी में डूब जाएगा। इसके साथ साथ जो इससे जुड़ी हुई समस्या है, ये तो खेत की समस्या है, फिर इसके इसके अलावा जो आम लोगों में जो उससे जो प्रदूषण होता है, जो जैसे आज हम पर्यावरण दिवस से या पृथ्वी दिवस पे हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखें, तो आप देखेंगे कि इतना ज्यादा इसमें से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलता है, आपका बेंजाइड निकलता है, मिथाइल साइनाइड निकलता है, जो कि हमारी जो हवा है उसको बहुत ही प्रदूषित करता है, साथ में हमारी मिट्टी को भी प्रदूषित करता है ना। तो इसका एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि हम इसको नहीं जलाते हैं तो एक एवरेज 25% नाइट्रोजन और 50% फास्फोरस और 75% पोटास जो हमारे ये जो सीरियल्स हैं जो है ना, जो अपने गेहूं और अपना धान हो गया, इनके इनसे हमारी फसल को न्यूट्रिएंट मिल सकता है, जिससे कि हमारा क्या होगा कि उससे हमारी फसल को वो मतलब फसल हमारी बच जाएगी। इसके बाद जो आप ये देख रहे होंगे कि ये कैसे हम अब इसके सॉल्यूशन पे बात करें तो कुछ सॉल्यूशन तो मैकेनिकल हैं और कुछ अपने मतलब जैविक तरीके से हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जो हमारे सोलियार्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, पिछले 4 सालों से हम लोग बेस्ट डिकम्पोजर प्रदान कर रहे हैं और एक पूसा डिकम्पोजर के कैप्सूल जो कि शायद लास्ट टाइम यूज किए, तो इनका उपयोग हम कर रहे हैं काय को नरवाई को सड़ाने के लिए, या जो अपना कंपोस्ट खाद बनाते हैं उसको जल्दी से जल्दी कैसे बनाएं उसके लिए हम लोग ये बेस्ट डिकम्पोजर उपयोग कर रहे हैं। पहले ये बहुत लिमिटेड कंपनियों के आते थे, गाजियाबाद से बुलाते थे हम लोग, पर अभी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों के भी उपलब्ध हैं। इनको बोलते हैं बेस्ट डिकम्पोजर। तो जैसे अपना फसल कटने के बाद अपन यदि इसको भूसा के लिए मशीन चलवा दें और उसके बाद इसको छिड़काव कर दें और उसके बाद फिर अपन ये अपना रोटावेटर चलाएं, तो उससे अपन को समय पर अपना खेत तैयार हो जाएगा और हमारी जो समस्या है जलाने की वो नौबत नहीं आएगी। तो ये कैसे काम करता है ये इस चित्र में दिखा रहा है। जैसे ये जो अपने जो इसमें बेसिकली क्या होते हैं, ये अपनी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, उसमें फंगस के कुछ जीवाणु होते हैं, तो फंगल ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया डले होते हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, और ऐसे ये उसके ऊपर एक परत बनाते हैं जो अपना स्टोर रहता है ना उसके ऊपर, और इस तरह से ये पूरा का पूरा पूरा उसको सड़ा देते हैं। और हल्की सी नमी इसमें जरूरी होती है, तो वो यदि नमी हम पूरी कर पाए तो ये पूरा इस तरह से पूरा ये डिकम्पोज कर देता है। इसमें बैक्टीरिया और फंगस बेसिकली होते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग एक अभी आप लोगों सभी ने जो टीम के लोग हैं उनको तो सब पता ही है कि बंडर लाइफ और रिलीफ है ना, ये दो जो बेस्ट डिकम्पोजर हैं उनका हमने इस्तेमाल किया था। उसमें बेसिकली कुछ नहीं है, जो अपना जैसे ही फसल कटती है उसके बाद हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब मशीन चलवा के करना है, फिर उसके बाद उसको 1 एकड़ के लिए हमको 5 लीटर फार्मुलेशन तैयार करना है और उसको 100 से 150 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना है। अभी हमारे टीम के लोगों का और अनुभव हम इसमें से इसी कार्यक्रम में अपन शेयर करेंगे कि उनका क्या अनुभव है और कैसे वो करते हैं, है ना। तो ये इस तरह से ही हमारा ये जो बेस्ट डिकम्पोजर है ये फर्स्ट डे का ये दिखा रहे हैं इसमें। फिर जैसे जिनके बड़े खेत हैं तो उनको अपने जो स्प्रेयर आते हैं है ना ट्रैक्टर ऑपरेटेड, उनसे वो कर सकते हैं या फिर अपने साधारण स्प्रे पंप से कर सकते हैं। और इसके साथ जो हमारा जो खाद होता है, कंपोस्ट होता है, उसको जल्दी से जल्दी क्वालिटी कंपोस्ट कैसे बनाए उसके लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं ना। तो मेजोरिटी ऑफ यही है। इसके अलावा जो आप जैसे जो अभी ये हमें क्यों बनाना चाहिए, तो इसका यही जो इसके जो लाभ है वो ये है कि भाई ये अब जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं
उनको सड़ाने का काम करता है, है ना। और इससे जो कच्चे गोबर है का उपयोग करने से ये अच्छे से सड़ जाता है। फिर गोबर की खाद जो होती है ना, उसमें खरपतवार भी कम उगते हैं और गोबर की खाद के जो पोषक तत्व के मूल्य बढ़ जाता है। और इसमें क्या है, गोबर खाद में जो लाभदायक कीड़ों की संख्या होती है और जो खेत में जो जब अपन इसको डालते हैं तो उसका वायु संचार बढ़ जाता है। तो ऐसे करके हमारे मोटे मोटे फायदे हैं इसमें। अब मैं चाहूंगा कि से हमारे टीम के भी लोग जुड़े हुए हैं, रवि है और हेमेंद्र होंगे, है ना, धीरेन्द्र है, राम बाबू हैं, इन लोगों ने इसका उपयोग किया है, तो वो भी अपने अनुभव साझा करें, है ना। फिर उसके बाद हम एक वीडियो और देखेंगे, है ना। तो उसमें पूरा कंप्लीट दिखाया हुआ है कि जो फसल अपशिष्ट प्रबंधन कैसे करना है ना। तो मैं चाहूंगा रवि, हेमेंद्र, राम बाबू, जो भी आपका इस काम को लेकर अनुभव है उसको शेयर करें प्लीज। जी सर, नमस्कार सर, और नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम रवि जायसवाल है और मैं सीहोर जिले में अभी सॉलिडर गार्ड में देख रहा हूँ। तो मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर हमने एक जो खंडवा के किसान है, गांव है खंडवा सीहोर जिले में, उसमें हमने स्प्रे करवाया था। तो स्प्रे करवाने के बाद में एक हल्की सिंचाई उनको खेत में जो स्प्रिंकलर के माध्यम से दिया था। उसके बाद में मतलब लगभग 20 से 25 दिन बाद पूरा जो रेसिड्यूज है वो मैंने खुद ने देखा है, उसके फोटोग्राफ से भी ये वीडियो भी बनाए थे, पूरा सड़कर तैयार हो गया। और बाद में उन्होंने रोटावेटर उसमें चला दिया। तो जब सोयाबीन की फसल बोई तो उनके जो पड़ोसी थे जिन्होंने जो रेसिड्यू जलाया था, तो उन्होंने खाद डालने के बाद में भी जो केमिकल खाद है ना, उन्होंने एनपीके मिलाया था। तो वो मिलाने के बाद में भी इतनी अच्छी फसल नहीं थी जितनी इन्होंने सोयाबीन में कोई खाद ना मिलाया। और उसके बाद में भी इनकी इनकी फसल की जो ग्रोइंग थी और जो जर्मिनेशन था, है ना, जो फसल इतनी अच्छी मतलब नजर आ रही थी कि कोई भी किसान आसानी से देखकर ये इसका इफेक्ट देख सकता है कि ये नरवाई है, इसको ना जलाने के क्या फायदे हैं और जलाने के क्या नुकसान है। तो मैं यही अनुरोध है सभी किसान भाइयों से कि नरवाई है वो ना जलाएं, वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने वीडियो के माध्यम से और फोटोग्राफ्स के माध्यम से देखा कि आप जो रोटावेटर है उसका भी उपयोग करके वो नरवाई है उसको मिट्टी में मिलाकर आसानी से सड़ा सकते हैं और वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं, रीलाइफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू रवि, थैंक यू। कुछ लोगों के प्रश्न भी हैं, उनको भी हम एड्रेस करेंगे, उनसे उनको भी हम लेंगे। और हमारे कोई साथी राम बाबू या और बहादुर जी जी नमस्कार। सभी ने ये जो वंडर लाइफ और रिलीफ ये इसका भी उपयोग किया है, साथ में आप लोगों ने वो भी किया है। और जो यदि मान लो कोई किसान भी अपना अनुभव शेयर करे कि यदि वो कोई नया तरीका यदि बताता है कि भाई इस तरह से भी हम ये फसल आपसे इसका प्रबंधन कर सकते हैं बिना जलाए, तो उसका भी स्वागत है, क्योंकि हम ये माध्यम है, इसके माध्यम से हम मतलब अधिक से अधिक किसानों तक वो लाभ को हम पहुंचा पाएंगे, है ना। जी 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 राम बाबू जी सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। वेस्ट डिकम्पोजर का पिछले साल हमने जैसे सीहोर जिले में बिल्किसगंज में पवन परमार एक किसान है, तो उनके यहाँ अपन ने यूज करवाया था। उसमें मेजरली क्या है कि वेस्ट डिकम्पोजर में थोड़ा पानी की आवश्यकता होती है। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल साफ आ रही है, अच्छी आ रही है जी। हाँ जी। तो उस समय उनके क्या कुआं खुदाई का काम चल रहा था, तो पानी वैसे ही चल रहा था, तो अच्छा खासा पानी हमने उसमें स्प्रे करवाने के बाद करवा दिया था। तो उसका इतना बेहतरीन रिजल्ट रहा है कि 40-45 दिन में पूरी जो नरवाई थी हार्वेस्टर से कटाई हुई थी पूरी सड़ चुकी थी। साथ में वो किसान का खुद अनुभव बताया उन्होंने कि सोयाबीन जो बोई थी तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला था, पैदावार में अच्छी पैदावार हुई है और अच्छा पौधा अच्छा बना था। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि नरवाई ना जला के वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें, और हम भी किसानों को अभी करवा रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग आया हुआ है। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू राम बाबू जी। पृथ्वी एक एक वीडियो और है जो मैंने आपको भेजा था, यदि वो आप दिखा पाएंगे, पहले जो भेजा था। ओके सर, मैं भेजूंगा। ये बेसिकली नाबार्ड जो संस्था है उसके द्वारा बनाया गया वीडियो है। वो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि मैकेनिकल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ये जो हमारे जैविक सॉल्यूशंस हैं
ये तो है ही उपयोगी। और मतलब बहुत सारे जो गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है इस तरह के इक्विपमेंट में, जिसमें कि हम इसको चलाते हैं। जैसे अभी जैसे हार्वेस्टर का उपयोग करने लगे हैं, उससे भी हम इसको बचा सकते हैं। इसको वीडियो को देखते हैं, ये अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है जी। इसके बाद हम फिर प्रश्नोत्तर मैं करेंगे। धरती माँ और आप धरती पुत्र दोनों एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि आप मुझ बिन नहीं रह सकते और मैं आप बिन। लेकिन मेरा मातृत्व आपको लापरवाह न बना दे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इस धरती माँ के बारे में सोचें। 150 साल पहले मेरी सुंदरता अतुलनीय थी। मैं फूल, हरियाली और पेड़ में ढकी हुई थी। मेरा औसत तापमान लोगों के लिए आरामदायक था। एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ तक कि पंखों की आवश्यकता भी नहीं थी। ठंडा रहने के लिए जरूरी थी सिर्फ एक पेड़ की छाया। लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि बुखार की तरह मेरा भी बाहरी वातावरण गर्म हो रहा है। जिस तरह बुखार के बढ़ने से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक उसी तरह मेरा भी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहा है। मेरे वातावरण को ज्यादा गर्म होने से बचा लीजिए। मेरे चिंतित धरती पुत्रों का कहना है कि मेरे वातावरण का बाहरी औसत तापमान पिछले 125 सालों में 0.850 डिग्री बढ़ गया है। इसके कारण मेरे महासागरों में एसिड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे मैं अपने छोटे छोटे जीवों के जीवन के लिए चिंतित हूं। गर्मी बढ़ने के कारण सदियों से पानी देने वाले ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और ये पानी महासागरों के जल स्तर को बढ़ा रहा है। इसका परिणाम ये है कि महासागरों का जल स्तर 0.19 मीटर तक बढ़ गया है और तटीय इलाकों में बसे हुए शहर डूबने के कगार पर हैं। पिछले 125 सालों में हुए धुएं का उत्सर्जन मुझे बहुत ज्यादा गर्म कर रहा है और यदि यही धुआं जारी रहा तो मेरे वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। आपको एहसास कराना मेरा धर्म है, क्योंकि मेरी गोद में पलने वाले छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे और आने वाली संतान का भविष्य मुझे चिंताग्रस्त कर रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा तापमान बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि आपको करोड़ों सालों तक सेवा करने वाली माँ की जरूरत है। कुछ लोग अनजाने में मुझे व मेरे प्राणियों व पेड़ पौधों को भी कष्ट दे जाते हैं और खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। आपका यही अनजानापन कहीं लापरवाही में न बदल जाए, इसलिए आप अपनी चारों तरफ वातावरण का ध्यान रखिए और इसे गर्म होने से बचाइए। मेरे वातावरण के गर्म होने के प्रमुख कारण हैं औद्योगिक प्रदूषण, प्रदूषण पैदा करने वाले यातायात के साधन, वृक्षों की कटाई, खेतों में जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करना, गोबर गैस संयंत्र का उपयोग न करना, जानवरों को संतुलित आहार न देना और पराली या अन्य फसल अवशेष को जलाना। पराली या फसल अवशेष जलाना बेहद हानिकारक है।
ये ग्रीन हाउस गैस और ढेर सारा खतरनाक काला कार्बन पैदा करता है। 1 टन पराली जलाने से 1600 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैस, काला कार्बन और धुआं पैदा होता है। काला कार्बन अस्थमा, दमा और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का कारण है। सबसे अधिक हानिकारक प्रभाव उन लोगों में अधिकतम होते हैं जो मासूम हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं, जैसे हमारे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और हमारे सम्मानित बुजुर्ग। ये गांव और आसपास के क्षेत्रों के सभी लोगों को बीमार करके उनकी चिकित्सा लागत में भारी वृद्धि करता है। पराली जैसी फसल अवशेष को जलाने का नुकसान न केवल लोगों और पर्यावरण का है, बल्कि मूल्यवान फसलों, खेतों की मिट्टी, सुरक्षा और यहां तक कि घरों के लिए भी बहुत ही घातक है। पराली जलाने के कुछ गंभीर आर्थिक परिणाम भी हो सकते हैं। जब पराली जलाई जाती है तो भूमि की ऊपरी परत के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और खेतों की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव व केंचुए समाप्त हो जाते हैं, जो कि किसानों के दोस्त माने जाते हैं और जिनसे मिट्टी पोषक होती है। मेरे धरती पुत्रों ने इस मिट्टी को उपयोगी बनाए रखने के लिए सदियों से उपाय किए हैं। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक और विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थान इस बात से सहमत हैं और ये सलाह देते हैं कि पराली को मिट्टी में मिला देना सबसे अच्छा विकल्प है। इस पराली को ऐसे प्रयोग में भी लाया जा सकता है जिससे किसान को अतिरिक्त आमदनी हो सके और यही उपाय आज इस मिट्टी को उर्वरक बनाने में सहायक हैं और मेरे वातावरण को गर्म होने से बचाए रखने में भी सक्षम हैं। पराली को मिट्टी में मिलाने के लिए चॉपर द्वारा फसल अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में खेत में ही काट दिया जाता है और इस पर बायो वेस्ट डीकंपोजर का छिड़काव कर डीप प्लाव से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे पराली या फसल अवशेष की मिट्टी में मिल जाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे कि अगली फसल की बुआई के लिए खेत जल्दी तैयार हो जाता है। फसल अवशेषों के मिट्टी में मिल जाने से पराली में पाए जाने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और सल्फर मिट्टी में मिल जाते हैं और पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है और साथ ही कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ जाते हैं और आग लगने से होने वाली हानि से खेत बच जाता है। इस विधि को अपनाने से खेतों में अलग से उर्वरक डालने की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे कि उत्पादन लागत में कमी आती है। इस समाधान को आसान बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और आधुनिक मशीनों को प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें कि देशी और विदेशी दोनों तरह की मशीनें किसानों को उपलब्ध हों। इसके अलावा खेत के किसी अलग हिस्से में इसकी कंपोस्टिंग करके जैविक खाद बनाया जा सकता है। क्योंकि कंपोस्टिंग एक अलग हिस्से में ही हो रही होती है, खेत में अगले फसल की बुआई के लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। कई जगह पर फसल अवशेषों को गन्ने व मक्का की बुआई के वक्त खेत को ढकने में किया जाता है, जो कि तापमान व नमी दोनों को बनाए रखने में सहायक होता है और अलग से पानी देने की आवश्यकता कम हो जाती है। इतना ही नहीं, पराली या फसल अवशेष बाद में खाद के रूप में बदल जाते हैं, जिससे कि उर्वरक लागत में कमी आती है। मैंने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई तो पाया कि गले सड़े फसलों के पदार्थ बहुत कम हैं। मैंने अपनी समझदारी से काम किया, अपनी जीरी के अवशेष पराली खेत से बाहर नहीं जाने दी और ना ही उन्हें जलाया, अपने खेत में ही उनको मिलाया। इससे मेरी डीएपी, यूरिया का खर्चा बहुत कम हुआ, मेरे खेत में मित्र कीड़े बढ़े, मेरी फसल का झाड़ बढ़ा। मैं सभी किसान भाइयों को सलाह देता हूं कि अपने खेत में से फसल के अवशेष ना जलाएं और ना ही इन्हें खेत से बाहर जाने दें। अक्सर धान की फसल की कटाई के बाद
पराली को खेत से हटाने या कंपोस्ट में बदलने का समय नहीं होता, जिससे कि अगली फसल की बुआई में दिक्कत होती है। कई किसानों ने इस समस्या से छुटकारा पाने का विकल्प ढूंढ लिया है और फायदा उठा रहे हैं। हैप्पी सीडर मशीन एक ऐसा ही प्रभावी व किफायती विकल्प है। हैप्पी सीडर ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल मशीन की तरह काम करता है, जिससे कि खेत में पराली या फसल अवशेष होने के बावजूद भी चलाया जा सकता है। इस तरह खेत में पराली के ऊपर से ही गेहूं व अन्य फसलों की बुआई हो जाती है और पराली को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हैप्पी सीडर के प्रयोग से भूमि की तैयारी का खर्च कम हो जाता है, क्योंकि गेहूं की बुआई हेतु ना तो पराली व अवशेष जलाने की जरूरत और ना ही जुताई की जरूरत। बस सीधी बुआई करो और एक सिंचाई व खाद की बचत करो। साथ ही साथ मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाओ और मिट्टी को ताकतवर बनाओ। इसके प्रयोग से खेत में होने वाले खरपतवार पर नियंत्रण लग जाता है तथा लाभकारी सूक्ष्म जीवों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। साथ में पराली के पोषक तत्वों का मिट्टी में मिलने से व भूमि में जैविक पदार्थों की वृद्धि से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है और जमीन में नमी को बनाए रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिसके कारण किसानों को कम खाद व पानी देने के साथ साथ उपज व मुनाफे में बढ़ोतरी होती है। मैंने बचपन में देखा कि जब हम खेत में जाते थे तो हमारे पिताजी खेत में पराली के अवशेषों को न जला करके उनको खेत में ही मिला देते थे। इससे खेत में यूरिया और डीएपी की खपत भी नहीं होती थी और इससे खाने में जो दानों का स्वाद था वो भी बहुत मीठा होता था। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम भी पराली के अवशेषों को खेत में न जला करके इस अपने वातावरण को बचाएं। मेरे किसान भाइयों से यही संदेश है कि हमें वातावरण को बचाना है और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना है। खेत की मिट्टी भी यही मांग कर रही है और इससे आने वाली पीढ़ियों का भी फायदा होगा। पराली या फसल अवशेष प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए बेलर मशीन का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर फसल अवशेषों को गट्ठर के रूप में बदलना हो तो पराली या फसल अवशेष को रेकर की मदद से एक कतार में व्यवस्थित कर देते हैं और बेलर के प्रयोग से इनको गट्ठरों में बदल देते हैं। इन गट्ठरों को किसानों के खेत से उठाने के लिए कई ग्रामीण उद्यमी कार्य कर रहे हैं। उनके अनुसार 1 एकड़ खेत में ऐसे गट्ठरों को बनाने में और खेत से हटाकर ट्रैक्टर या ट्रक में लादने में केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं। पराली का गट्ठर के रूप में बदल जाने से इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में या स्टोर करने में बहुत सुविधा होती है। इन गट्ठरों के कई उपयोग हैं, जैसे कि गाय और भैंसों के चारे के लिए इन गट्ठरों को उन जगहों पर भेजा जा सकता है जहां पर पशु चारे की कमी है, जैसे कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के वो जिले जो हरियाणा या पंजाब की सीमा से लगे हैं, जहां पर पराली के चारे को हरे चारे, बिनौले की खल, सरसों की खल के साथ मिलाकर खिलाया जाता है, जिससे कि दूध उत्पादन व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। और इसके अलावा देश के अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्र जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पराली के चारे की मांग है। इसके अलावा फसल अवशेष को बेल में बदल जाने और ट्रांसपोर्टेशन के लायक बन जाने से कई बायोमास कंपनियां और पेपर इंडस्ट्री इन गट्ठरों को अपने प्रयोग के लिए खरीद रही हैं, जिसके लिए भी इनके प्रतिनिधि सीधे किसानों के संपर्क में हैं। इन बेलों को बेचकर अच्छी आमदनी की जा सकती है। किसान भाई फसल अवशेषों को व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि इससे आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। अपने पर्यावरण व स्वास्थ्य को बचाने के साथ साथ आमदनी बढ़ाना ही समझदार किसान की पहचान है। मेरा मानना है कि जिम्मेदार और कुदरत का आपस में गहरा नाता है। मिट्टी, पानी, हवा, डांगर, पक्षी, पेड़ पौधे किसान की मदद करते हैं। कुछ सालों से हम लोग फसल की पराली मिलाने की बजाय उनको जला देते हैं। इससे खेत की नमी, मिट्टी के मित्र कीटाणु और आसपास के पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। सरकार वातावरण में धुएं की मात्रा को कम करने का प्रयास कर रही है। किसान भाई हैप्पी सीडर, रोटावेटर, रिपर का प्रयोग करके पराली को मिट्टी में मिलाएं
और अपने खाद का खर्चा कम करें या अपनी पराली बेचकर आमदनी बढ़ाकर सरकार का सहयोग करें। इन सब के अतिरिक्त हमें फसल अवशेष की समस्या से निपटने के लिए कृषि के विविधीकरण पर भी ध्यान देना होगा। कृषि के विविधीकरण से तात्पर्य है कि हम धान जैसी अधिक खाद व पानी चाहने वाली फसलों के बजाय पारंपरिक फसलें जैसे कि मक्का, दलहन व तिलहन की फसलें और सब्जी उत्पादन करें जिनको पकने में कम समय लगता है। इन फसलों के उत्पादन से आमदनी बढ़ाने के साथ साथ जोखिम न लेना ही समझदार किसान की पहचान है। इस फिल्म में बताए गए तरीकों को अपनाकर बिना जलाए भी आप फसल अवशेषों का उपयोग फायदेमंद और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। भारत सरकार ने पराली या फसल अवशेष को बेहतर व लाभदायी ढंग से उपयोग करने के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की हैं, जिनका किसान व ग्रामीण उद्यमी लाभ उठा सकते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न यंत्र जैसे कि हैप्पी सीडर, बेलर, चॉपर, रेकर, रोटावेटर और रीपर आदि को किसानों के संगठन जैसे कि प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह इत्यादि द्वारा खरीदे जाने पर अनुदान राशि दी जाएगी। यदि कोई किसान स्वयं के प्रयोग के लिए इन यंत्रों को खरीदना चाहते हैं तो उन्हें भी अनुदान सहायता उपलब्ध होगी। भारत सरकार की ये योजना वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए लागू होगी। मैं अज सोच चुकदा हाँ कि मेरे खेत की मिट्टी जो कि मेरी खुशहाली का प्रतीक है, फसलों की रहंद नूं मिट्टी विच मिला के उपजाऊ बनावांगा ਅਤੇ मैं अपनी खेती लागत ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। तो बेसिकली ये नाबार्ड का बनाया हुआ एक वीडियो था। तो बेसिकली आज जैसे जो ओकेजन है तो इसमें बेसिकली ये बताने का है कि जो हमारा जो खेत का जो जिसको आप बायो प्रोड्यूस बोलते हैं उसको हम कैसे अधिक अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बहुत सारे नए नए उपयोग भी आ रहे हैं। कुछ ब्रिक्स बनाते हैं, जो आपका गो कास्ट बनता है वो भी बनाने लगे हैं इससे। और पहले के समय में जब अपन घर की छपाई वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका उपयोग है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों के जो प्रश्न हो या जो आप कुछ सुझाव भी हो सकते हैं कि आप लोग कैसे इसको करते हैं या क्या समस्याएं आती हैं, तो वो अपन चर्चा कर सकते हैं।